आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज तारीख का ऐलान हुआ है। 6 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है और उसकी तारीख सामने आ चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है कि कब चुनाव होगा, कब नामांकन भरे जाएंगे, कब नामांकन वापस लिए जाएंगे, कब रिजल्ट आएगा। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, 3 नवंबर को हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव को लेकर जहां पहले से ही सरगर्मियां जारी थीं और अब चुनाव की तारीखें आने के बाद, चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद माहौल में गर्माहट आ चुकी है। सियासी माहौल में 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आदमपुर उपचुनाव की तारीख तय। हरियाणा के आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा, विधायक पद से कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा और उसके बाद ये सीट खाली हुई। अब देखना यह भी होगा कि क्या एक बार फिर से विधायक बन पाएंगे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से या फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव होगा। 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उपचुनाव का नतीजा 6 नवंबर को आएगा। आदमपुर उपचुनाव के लिए 14 अक्टूबर से नामांकन भरे जाएंगे। 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से यह लगभग तय है कि कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस किसको चुनाव के मैदान में उतारेगी, यह अब देखना होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में बहुत ज्यादा दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और हमारे साथ अनिल मोरवी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब इस चुनाव का असर पंचायत चुनाव पर क्या रहने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा पंचायत चुनाव की तारीखों पर, यह एक चर्चा का विषय है। उपचुनाव को लेकर इंतजार किया जा रहा था, खासतौर से आदमपुर के लोगों की तरफ से और जो लोग चुनाव के मैदान में आना चाहते हैं उनकी तरफ से। लेकिन क्या पंचायत चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, उसकी तारीखों पर भी इसका असर पड़ेगा, यह भी एक चर्चा का विषय है। अनिल से हम ज्यादा बातचीत करते हैं। अनिल, एक तो उपचुनाव आदमपुर का किस तरह से देखा जाए, कितना मुश्किल रहने वाला है कुलदीप बिश्नोई के लिए, बीजेपी के लिए? आम आदमी पार्टी भी मैदान में है इस बार, वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। किस तरह से देखा जाए उपचुनाव को और हरियाणा की सियासत के एतबार से? देखिए, जो आदमपुर उपचुनाव है, आदमपुर उपचुनाव का जो गजट नोटिफिकेशन है 7 नवंबर से हो जाएगा, 7 तारीख से हो जाएगा, 7 अक्टूबर से। और जो चुनाव होने हैं 3 नवंबर को चुनाव है, 6 तारीख को जो चुनाव परिणाम है वो आ जाएगा। तकरीबन मोटा मोटा 1 महीने की ये पूरी प्रक्रिया मानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं जो हरियाणा में पंचायत चुनाव होने। हरियाणा में पंचायत चुनाव 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, डिले चल रहे हैं। पहले चुनाव आयोग की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जानी थी जिसमें मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को रहना था और उस बैठक के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। उस बैठक को स्थगित कर दिया गया। संभावना थी कि इस बैठक को दशहरे के बाद किया जाएगा, फिर चुनाव की घोषणा की जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा अब संकट ये आ चुका है कि आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। आज सुबह तक शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज आदमपुर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। भारत चुनाव आयोग की तरफ से 6 राज्यों में 7 सीटों पर चुनाव जो बाई इलेक्शन होने हैं, बाई इलेक्शन की घोषणा की है, जिनमें से एक आदमपुर उपचुनाव है। अब कहीं ना कहीं जो आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हुई है, सीधा सीधा असर जो चुनाव होने हैं हरियाणा में पंचायत चुनाव, उन पर सीधा सीधा एक तरीके से असर पड़ता दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए, जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जो ये आदमपुर उपचुनाव होना, हालांकि जो आदमपुर उपचुनाव कहीं ना कहीं भारत चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जाना है, जिसमें कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग का भी बड़ा रोल रहने वाला है। तो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया 1 महीने की प्रक्रिया मानकर चले नासिर। और जो हरियाणा में जो पंचायत चुनाव होने थे, पंचायत चुनाव को लेकर भी मोटा मोटा ये मानकर चला जा रहा था कि 8 से 10 तारीख के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, पूरी 1 महीने की वो प्रक्रिया होगी। अब कहीं ना कहीं जब आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो गई तो कहीं ना कहीं अब जो राज्य चुनाव आयोग है, कहीं ना कहीं अब जो चुनावी अपनी जो तिथि है उसमें एक बदलाव कर सकता है, अपने कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है। उसके पीछे
कई वजह है, क्योंकि देखिए जो आदमपुर उपचुनाव में कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी पूरी की पूरी ताकत लगेगी। सत्ता पक्ष की बात कर ले, बीजेपी जेजेपी अपनी जो पूरी की पूरी जो ताकत है, पूरी जो बीजेपी की जो मशीनरी है, जेजेपी का जो एक पूरी स्ट्रेंथ है आदमपुर उपचुनाव में दिखाई देगी। कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर शोर लगाया जाएगा, तमाम राजनीतिक दल आदमपुर में जोर लगाते दिखेंगे। सरकार की कोशिश है कि हर हालत में आदमपुर उपचुनाव जीतना है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जो 2 उपचुनाव हुए थे, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ था नासिर, दोनों में सत्ता पक्ष को हार का सामना करना पड़ा था और तीसरा उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष को हार का सामना करना पड़े। उसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को तमाम ताकत यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अगर इसी बीच पंचायत चुनाव होते, पंचायत चुनाव की बात करते हैं एक बार, पंचायत चुनाव में जो भी पंच सरपंच ब्लॉक समिति के चुनाव है 99% कोई भी राजनीतिक दल वो सिंबल पर नहीं लड़ेगा। हर दल पंच सरपंच ब्लॉक समिति कोई भी दल सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। सिर्फ जिला पार्षद का चुनाव बचता है जिसकी संभावना है कि वो सिंबल पर लड़े जा सकते हैं। उसमें कांग्रेस की संभावना कम ही लगती है कि वो सिंबल पर लड़ेगी, सत्ता पक्ष की संभावना लग रही थी कि वो सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे में पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाती है, ना सिर्फ बीजेपी जेजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जेजेपी की आधी से ज़्यादा ताकत है वो पंचायत चुनाव में लग जाएगी। फिर आदमपुर चुनाव पर फोकस किस तरीके से किया जाएगा, जो एक मशीनरी पूरी की पूरी प्रक्रिया में लगती है, क्योंकि देखिए राज्य चुनाव आयोग का भी बड़ा रोल रहता है। अगर राज्य चुनाव आयोग की जो पूरी मशीनरी एक तरीके से पंचायत चुनाव में लगनी है, लेकिन आदमपुर उपचुनाव की घोषणा पहले हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आदमपुर उपचुनाव की वजह से जो एक शेड्यूल जो बनाया था चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से अब नए सिरे से शेड्यूल बनाया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग अब नए तरीके से कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव करवाए जाने पंचायत, वो एक नए सिरे से कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ेगी, नए सिरे से चुनाव करवाए जा सकते। एक सीट पर उपचुनाव है और जाहिर सी बात है कि हर एक चीज को चुनाव आयोग ध्यान में रखता है। चुनाव आयोग इस चीज को लेकर कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम आदमपुर का उपचुनाव भी करा लेंगे इन्हीं तारीखों में, इसी महीने में, मान लीजिए अक्टूबर के महीने में, या फिर और पंचायत चुनाव भी। राजनीतिक दलों की तरफ से कितना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल, उनके लिए भी सिंबल पर कोई लड़ना चाहता नहीं है, सिंबल पर सब नहीं लड़ेंगे। ज्यादातर सभी पार्टियां लगभग ये कह रही है कि भाईचारे का चुनाव हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो इसका असर चुनाव के रिजल्ट पर, हम इस पर बात करें अगर, कि आदमपुर चुनाव की हार जीत पंचायत चुनाव पर प्रभाव डालेगी, या पंचायत चुनाव अगर किसी तरह से पहले हो जाते हैं तो पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का दमखम या हार जीत। अनिल हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप बिश्नोई जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। कुलदीप बिश्नोई जी नमस्कार। चलिए एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, आवाज उन तक नहीं जा रही थी। जी अनिल। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार कुलदीप जी। दूसरे पर असर पड़ेगा, मान लीजिए पहले। हाँ सर, अब आ चुकी है वो घड़ी, चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। आप लगातार ये कहते रहे कि आपका परिवार है, एक बार फिर से आप वहां से जीत हासिल करेंगे, आप लड़ें, आपके बेटे लड़ें, तो अब थोड़ा सा इशारा हो सकता है कि कौन आ रहा है चुनाव के मैदान में परिवार से? देखिए, कौन आएगा इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा, लेकिन हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। जी अच्छा कुलदीप जी, एक और खिलाड़ी है मैदान में, आम आदमी पार्टी इस बार बहुत दमखम से वो कह रहे हैं, कांग्रेस अपनी बात कह रही है कि हमारी वजह से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतते थे कुलदीप बिश्नोई, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है मैदान में। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो जिसने आपको ये कहा कांग्रेस के सिंबल पर जीतते हैं उनको राजनीतिक ज्ञान कम है। हमारे चौधरी भजन लाल जी, मैं भी हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर भी जीते हैं, भजन लाल जी भी जनता पार्टी के सिंबल पे जीते थे। तो वहाँ वोट आदमपुर हल्का वर्सेस अलग इलेक्शन होता है ना, चुनाव वहाँ भजन लाल जी का होता है, ना कुलदीप का, ना भव्य का। वहाँ चुनाव आदमपुर वर्सेस अदर्स होता है, पहला। और दूसरा, आम आदमी पार्टी कौन है मैं तो जानता नहीं कौन लोग हैं ये। सर आपने अभी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी की रैलियों में, उनके प्रोग्राम में मत जाइए आप लोग, मेरे परिवार के लोग हो आप लोग। नहीं, एक मॉक वीडियो मैंने ये बोला है कि भाई कोई भी विपक्ष वाला आता है या आज किस मुंह से वोट मांगने आदमपुर में आते हैं, जब भी दुख सुख की बात होती है तो चौधरी भजन लाल का परिवार खड़ा मिलता है। ये लोग सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं, चुनाव के ना पहले नजर आते हैं ना बाद में, तो इनके फंक्शनों में आप लोग क्या सुनने जाते हो, ये बोला। अच्छा,
और एक सवाल सोनाली फोगाट को लेकर भी, उनका परिवार भी चुनाव के मैदान में आना चाहता है आपके खिलाफ। देखिए, लोकतंत्र में हर एक किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बाकी फैसला जनता करेगी कौन उनको किसको वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम कुलदीप बिश्नोई का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सोनाली जी का परिवार सारा मेरे साथ है और उनके जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बियरर्स हैं वो हमारे, मेरी, रेणुका की और भव्य की सब मीटिंगों में आते हैं वो लोग। ये सिर्फ गलत प्रचार, ये कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी के नहीं वो फैला रहे हैं। अच्छा कुलदीप जी, आपको लगता है कि इस बार आपके लिए मुश्किल रहने वाली है आदमपुर की डगर? मैं, आपको लगता है मेरी आवाज से मुश्किल लग रहा है? हमने 3-4 बाई इलेक्शन जीते हैं पहले जी, और चारों बाई इलेक्शन हमने सरकार के खिलाफ जीते हैं, सत्ता के विमुख, और ये सत्ता के साथ जीत रहे हैं। तो ये चुनाव तो एक केक वॉक की तरह होगा। कुलदीप जी, ये चुनाव बीजेपी के दम पर आप जीत जाएंगे? देखिए, वहाँ 2 प्रकार के वोट होता है आदमपुर में, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। चौधरी भजनलाल परिवार और एंटी चौधरी भजनलाल परिवार। तो हमेशा वहाँ पे आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल परिवार को अपना समझता है, वही जीतता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है, जो हम उनके साथ हैं। जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोट है वो हमारे वोट के साथ मिलके, और हमारी जो लीड का मार्जिन है वो कहीं ज्यादा बढ़ेगा। जी कुलदीप जी, कितनी दिलचस्प बात है कि जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे पहले, वो आपके लिए वोट भी मांगते नजर आएंगे। दुष्यंत चौटाला भी हो सकता है वोट मांगेंगे आपके लिए, विजेंद्र सिंह भी आपके लिए वोट मांगेंगे, वीरेंद्र सिंह भी मांग सकते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह। किस तरह से देखते हैं, कितना सपोर्ट मिलेगा इन लोगों का? तो देखिए, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर ये सभी साथी जो हमारे खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा और हम सब अगर एक होके वोट मांगते हैं, तो आपको लगता है कि आपको लगता है दिल से मांगेंगे, दिल से, कि जो मुखालिफ हैं वो दोस्त बन जाए एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव में, राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है, और वो सब लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि भाई हमारे विपक्ष के लोग जमानत भी बचा पाएंगे अपने? एक आखिरी सवाल मेरा, कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार को आदमपुर से चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, उनका अपना वर्चस्व है, पार्टियों का सहयोग जरूर मिल जाता है। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और आदमपुर हल्के की मैंने ट्रेडिशनल हिस्ट्री आपको समझाई है कि वहाँ 2 प्रकार के वोट है, भजनलाल परिवार, एंटी चौधरी भजनलाल परिवार। तो जो भजनलाल परिवार का वोट है वो हमें मिलता ही, और साथ में बीजेपी का आशीर्वाद, क्योंकि पार्टी के अंदर शामिल है, सिपाही है उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो हमें और हमारी विक्ट्री मार्जिन बढ़ेगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप बिश्नोई जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने कहा कि पार्टी का आशीर्वाद तो मिलेगा, वो तो रहेगा, लेकिन भजनलाल परिवार का जो वर्चस्व है और आदमपुर का जो वोट है वो अलग तरह का है, उस पर निर्भर करता है। सोनाली का परिवार मेरे साथ है। हालांकि सोनाली फोगाट के मायके वाले ये कह चुके हैं कि हम कुलदीप बिश्नोई का समर्थन नहीं करेंगे। अनिल मोर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, आप भी सुन रहे थे, सोनाली फोगाट का एंगल कितना असर डालेगा अनिल इस चुनाव में, आदमपुर के चुनाव में? देखिए, अगर सोनाली फोगाट के परिवार की बात करें, सोनाली फोगाट के परिवार में 2 पक्ष है, मायका पक्ष, ससुराल पक्ष। मायके पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो ससुराल पक्ष है वो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़ा दिखता है। और ससुराल पक्ष का कहना है कि हम कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं, और जो सोनाली फोगाट के जो परिवार के लोग हैं, उनकी बेटियाँ, उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं। तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की बात करें, ठीक है, सोनाली फोगाट ने आदमपुर से चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट भी लिए थे, भले उनको हार का सामना करना पड़ा, दूसरे नंबर पर वो रही थी, उसके बाद भी वो एक्टिव राजनीति में रही। लेकिन कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के बाद परिवार का कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है जो सोनाली फोगाट की फैन फॉलोइंग थी या उनके जो समर्थक थे उनको सबको एक साथ लेकर चले। फिलहाल उनके परिवार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है। भले उनके जो मायके पक्ष के लोग हैं दबाव बना रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई को लेकर कई तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं लगता कि उनके पास उतनी ज़्यादा समर्थक है, उनकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। जो लोग सोनाली फोगाट से जुड़े थे, शायद वो लोग सोनाली फोगाट के मायका पक्ष या ससुराल पक्ष से उतने न जुड़े। फिलहाल ऐसा नहीं लगता। अगर सोनाली फोगाट की बेटी थोड़ा बड़ी होती और उनकी शायद चुनाव लड़ने की उम्र होती, अगर उनकी तरफ से कोई इमोशनल अपील की जाती, उनकी तरफ से कोई इमोशनल बात कही जाती, तो एक अलग बात होती। लेकिन अगर सोनाली
फोगाट के मायके पक्ष के लोग कुछ कहते हैं, ससुराल पक्ष के कुछ लोग कुछ और कहते हैं, तो शायद उतना लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ने वाला। जी अनिल, कुलदीप बिश्नोई के लिए कितना आसान मुश्किल रहने वाला है आदमपुर का चुनाव? आप राजनीति को ग्राउंड से भी देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर एक्टिव है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, दूसरी तरफ एक चीज ये भी होती है सियासत में, आप भी जानते हैं कि मान लीजिए कि जेजेपी गठबंधन में है, वोट भी मांगे कहीं ना कहीं, लेकिन क्या चाहेगी पार्टी कि यहां कुलदीप बिश्नोई मजबूत बने रहें यहां से? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। कुलदीप बिश्नोई ने बात ठीक कही। आदमपुर की जो राजनीति है, आदमपुर की राजनीति प्रो भजनलाल और एंटी भजनलाल है। प्रो भजनलाल में जो समर्थक हैं इनके, जो लगातार वोट देते रहे हैं, वो सारे के सारे परिवार है, वो सारे के सारे लोग जो हमेशा भजनलाल परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो एंटी भजनलाल है। कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में होते थे, इनके ऊपर आरोप लगते थे कि जो भजनलाल परिवार है, कुलदीप बिश्नोई इन्होंने कांग्रेस में किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं दिया आदमपुर में, ये भी आरोप लगते रहे थे। सत्येंद्र है जिन्होंने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, वो कांग्रेस की टिकट का दावा ठोकते थे, लेकिन उनको कुलदीप बिश्नोई वहां पर मौजूद थे, कभी इनको टिकट नहीं मिली। तो ऐसे ऐसे काफी लोग हैं। भजनलाल के साथ काफी लोग हैं, उतने ही एंटी उनके लोग हैं। अगर बात करें संपत सिंह की, बात करें, संपत सिंह भी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के विरोध में पार्टी छोड़कर गए थे। संपत सिंह नलवा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई वहां पर अपने समर्थक रणधीर पनिहार के लिए टिकट पर अड़ गए थे। तो काफी लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कुलदीप बिश्नोई वहां पर अकेले खड़े दिखाई देंगे, लेकिन उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, पूरी बीजेपी है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि हर हालत में कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे, जो भी उम्मीदवार होगा, जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, उसको हर हालत में जितवाया जाए। संभावना है कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए टिकट मांगे। अब सवाल आता है दुष्यंत चौटाला का, जेजेपी का। जेजेपी क्या करती है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला या कुलदीप बिश्नोई की बात करें, इनकी कभी नहीं बनी है। दोनों ही परिवारों की एंटी राजनीति रही। अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक सवाल दुष्यंत चौटाला के सामने खड़ा होगा, समस्या सामने खड़ा होगी कि कुलदीप बिश्नोई के लिए किस तरीके से वोट मांगे। अगर वहां पे अगर आदमपुर हल्के की बात करें, बिश्नोई भले वोट अच्छी खासी तादाद में, लेकिन सबसे ज्यादा वोट वहां पर जाट मतदाता है। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर आरोप लगते रहे कि वो नॉन जाट नेता है, नॉन जाट की वो राजनीति करते हैं। तो जाट वोट कहां पर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोशिश करेंगे कि जाट वोटों को अपनी साइड ले जाने की कोशिश करें, ताकि जो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा एक मुकाबले में बना रहे। जो वहाँ पर कि देखिए, आदमपुर से अगर दुष्यंत चौटाला के परिवार की राजनीति की बात करें, सिरसा जिला है, फतेहाबाद जिला, हिसार जिला है, जींद जिला, इन जिलों की ज़्यादा राजनीति है और वहाँ पर एक ज़्यादा वोट है दुष्यंत चौटाला के पास। तो आदमपुर में जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक है, जेजेपी के समर्थक है, उनके सामने भी एक दुविधा खड़ी रहेगी। यूँ तो दुष्यंत चौटाला खुलकर शायद कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगते नजर आए, कुलदीप बिश्नोई के लिए समर्थन में वो जनसभा भी करें, रैली भी करें, लेकिन जो उनके समर्थक है, समर्थकों का इंटरनल क्या मानना होता है, समर्थक इंटरनल कितनी मदद कुलदीप बिश्नोई की करते हैं, कितना खुलकर कुलदीप बिश्नोई के साथ जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, ना सिर्फ दो चीजें होती है राजनीति में और खासतौर से चुनाव में। एक नेता मंच पर खड़ा दिखाई देता है, मंच पर खड़े नेता के साथ होने से ऐसा लगता है कि ये नेता उस नेता उम्मीदवार के साथ एक मैसेज जाता है, लेकिन जो उस नेता के समर्थक होते हैं, समर्थकों में एक इंटरनल मैसेज दिए जाते हैं, जो कैमरे पर नहीं दिए जाते, जो माइक के जरिए नहीं दिए जाते, वो एक इंटरनल मैसेज होते हैं। इंटरनल मैसेज किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जाता है, कार्यकर्ता फिर कितने दिल से, जान से कुलदीप बिश्नोई के साथ लगेंगे या उनके बेटे के साथ लगेंगे, वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, शुक्रिया अनिल इस पूरी चर्चा के लिए, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये वाकई में ये मायने रखता है और यही मायने होता है कि मंच से जो भाषण दिए जाते हैं नेताओं के जरिए, जो वादे किए जाते हैं, उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं। दूसरी बात, जो समर्थकों को, वोटर्स को मैसेज पहुंचाया जाता है। एक बात मंच से होती है और एक बात होती है कि अपने समर्थकों को कहा क्या गया है कि हाँ, मंच से तो हम जोर शोर से प्रचार करेंगे, दमखम दिखाएंगे, जीतने के दावे करेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो मंच से कहते हैं कि इनको जिताएंगे, इनको हराएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कई बार बदल जाती है। जिनको हराने के दावे मंच से किए जाते हैं, उनको जिताने की कोशिशें की जाती हैं कई बार, और जिनको जिताने के दावे मंच से किए जाते हैं, उनको हराने की कोशिशें की जाती हैं कई बार। और इस तरह के अगर आप उठाकर देखेंगे राजनीतिक इतिहास अपने प्रदेश का या देश के किसी भी हिस्से का, तो बहुत सारी मिसालें नजर आ जाएंगी।